सवाल नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया, जरा ध्यान से सुन लो, मैं पढ़ देता हूँ। सवाल हमारा है 8 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है। मतलब एक संचायक बैटरी है जिसका वैद्युत वाहक बल कितना है, विभव कितना है, 8 वोल्ट है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम है, को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। मतलब एक बैटरी से दूसरी बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। और आगे पूछा चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध यानी कि जोड़ने का क्या उद्देश्य है। क्लियर, दो चीजें पूछी हैं कि चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी और चार्ज करते समय जो हमने रेजिस्टेंस को लिया था श्रेणी क्रम में क्यों लगाया गया है। करें सोल्व, ठीक है। पहले गिवन वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो हमें गिवन वैल्यू क्या है, एक संचायक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर दो बैटरियां हैं इसलिए एक को E1 से और एक को E2 से दर्शाएंगे। तो E1 कितना है बेटे, हमारे पास 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट कितना, 8 वोल्ट, यानी कि पहली जो बैटरी है संचायक सेल है उसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है बेटे, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाते हैं। बैटरी के अंदर जो रुकावटें उत्पन्न होंगी ना करंट के मार्ग में, धारा के मार्ग में, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r से दर्शाते हैं बेटा। अब स्मॉल r की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 ओम, 0.5 ओम, ठीक है। अब एक बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध कितना है बेटा हमारे पास 15.5। तो बाह्य प्रतिरोध यानी कि बाहरी प्रतिरोध को किस दर्शाते हैं, कैपिटल R से, और आंतरिक प्रतिरोध को किस दर्शाते हैं, स्मॉल r से। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, दूसरी बैटरी का विभव है। तो दूसरी बैटरी का विभव E2 से दर्शा लेंगे, कितना है, 120 वोल्ट है बेटा, 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट की बैटरी से जो 8 वोल्ट की बैटरी है उसे चार्ज किया जा रहा है। यानी कि एक बैटरी हमारे पास कौन सी है बेटा, एक बैटरी है हमारे पास 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली, और एक बैटरी कितने वोल्ट वाली है, 120 वोल्ट वाली बैटरी है। अब इस बैटरी से इस वाली बैटरी को क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जाता है, चार्ज। और चार्ज करते समय एक रेजिस्टेंस का भी यूज़ किया गया, बाह्य रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 15.5। ठीक है, इस तरह का सिस्टम है कोई, समझ के चलें। अब पूछा क्या गया सवाल में, चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टता पूछिए। चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, जिसे हम V से डिनोट करते हैं बेटे, किससे, V से। V क्या है, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। और बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ये सब समझना है कि टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, बाह्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इस चैप्टर की शुरू वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की वीडियोस यानी कि न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ इस सवाल की बात कर रहे हैं तो इसे निपटाएंगे हम बहुत जल्द। तो हमसे B का मान पूछा गया। दूसरी बात क्या पूछी है कि भाई चार्ज करते समय प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में क्यों लगाया गया है, प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में क्यों लगाया गया। तो कर दें सोल्व बेटा, इसको कर देते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, विभव फाइंड करने के लिए टर्मिनल वोल्टता फाइंड करने से पहले हमें धारा I का मान फाइंड करना होगा, धारा I का मान फाइंड करना होगा। तो I को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा, सब जानते हो आप, E/R+R, E/R+R। अब सर दिक्कत तो ये, यहाँ तो E के मान 2 हैं, तो क्या करोगे आप, तो आप ज़्यादा वाले मान में से कम वाले मान को घटा लोगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा E2 - E1। अब आप वैल्यू ऐड कर लोगे, E2 की वैल्यू 120 और बेटे E1 की वैल्यू 8, बटे में दोनों 8 जोड़ दो, एक R कितना 15.5 और एक R कितना 0.5, जोड़ो बेटे इसे घटाकर 112 बचेगा और इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा 16। अब 16 से 112 को जरा फटाफट से डिवाइड कर दो, 16 × 7 = 112, तो 7 एम्पियर आ गई। बेटे विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 7 एम्पियर। तो हमने पहले विद्युत धारा को फाइंड कर लिया है, अब हमें विभव फाइंड करना है, चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। इजी रहेगा बिल्कुल। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, धारा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड धारा, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर लेते हैं। अब B फाइंड करने का फॉर्मूला देखो कितना ईजी है। देखो B बराबर क्या होता है, I × R, क्या होता है बेटे, I × R होता है। और हमें यहाँ पर E1 को कर लेना है प्लस। क्यों कर लेना है प्लस, इस फॉर्मूले का निर्माण कैसे हो गया सर, कैसे बन गया, कुछ भी बोलोगे तुम, अरे नहीं ऐसा नहीं है बेटे। देखो चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता पूछिए, तो E1 बैटरी के अंदर इतना वोल्टेज तो ऑलरेडी है, तो इसे तो हम जोड़ के रखेंगे।
भाई जो बैटरी चार्ज हो रही है उसका EMF 8 वोल्ट ऑलरेडी है, तो उसको तो ऐड कर लेना है हमें, बाकी प्लस क्या कर देना I इंटू आर मतलब विद्युत धारा और आंतरिक प्रतिरोध। जितना भी यार विभव है वो कहाँ खर्च हो रहा है, इस वाली बैटरी का जितना भी विभव है वो कहाँ खर्च हो रहा है, वो आंतरिक प्रतिरोध में और धारा में खर्च हो रहा है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। और ओम का नियम आपको पता है, B बराबर I इंटू आर, ई को हमने प्लस कर लिया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतने वोल्ट इतने विभव अवेलेबल है। तो अब मान रख लेते हैं बेटे, क्या रख लेते हैं, मान। फटाफट से सॉल्व कर देंगे। E1 का मान कितना है, 8 वोल्ट, यहाँ से देख लो 8 वोल्ट, तो 8 लिख दो, मार्कर की इंक खत्म हो रही है, दूसरा मार्कर ले लो, प्लस बेटे आई हमने फाइंड कितना किया, 7, गुणा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5। देखना ज़रा बेटे, जोड़ने से पहले गुणा करते हैं ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ठीक है, तो गुणा कर लेते, 7 पंजे 35, 3.5 हो गया, 8 में 3 जोड़ो बेटा कितना होगा, 11, तो 11.5 वोल्ट, 11.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता निकल कर आई है हमारी। चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, 11.5 वोल्ट। तो लिख देंगे चार्ज करते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी आई बेटे, 11.5 वोल्ट आई है ना। तो बेटे टर्मिनल वोल्टता क्या है आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जब आप टर्मिनल वोल्टता को समझ लेंगे तो ये फॉर्मूला आराम से आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको बता दूं टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। किसी बैटरी की स्टार्टिंग पावर, स्टार्टिंग विभव, किसी बैटरी का स्टार्टिंग विभव अगर बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त नहीं की गई है तो उस विभव को कहते हैं विद्युत वाहक बल। और अगर किसी बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद जितना भी विभव हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। अब विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर है, विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टता होती है कम। क्योंकि बेटे जब हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो विभव का पतन करता है, विभव को खा लेता है थोड़ा बहुत, तो जिससे विभव की वैल्यू कम हो जाती है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, आंतरिक प्रतिरोध करंट के मार्ग में रुकावट लाता है, यानी विभव को कम कर देता है। सपोज करो अगर हम 40 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं और उसे चला मतलब कोई बैटरी है जिस 40 वोल्ट विभव उसके अंदर EMF सपोज कर लो ऐसा, और उससे हमें मिल रहे हैं सिर्फ 35 वोल्ट, तो 5 वोल्ट कहाँ चले गए, 5 वोल्ट खा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो जो ज़्यादा वोल्टेज है 40 वोल्ट वो है विद्युत वाहक बल, और जो हमें मिले हैं 35 वोल्ट वो है टर्मिनल वोल्टता। ईजी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आ गया। अच्छा दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई है, दूसरी बात हमसे ये पूछी गई है कि भाई बैटरी को चार्ज करते समय जो प्रतिरोध लगाया है यहाँ पर, रेजिस्टेंस R लगाया है, इसको श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया है, लगाने का रीज़न क्या है। तो बेटा इस बात को आप समझ लो, जनरली चार्ज करते समय प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में लगाने का उद्देश्य आओ भाई साहब तुम्हारा इंतजार था। धारा पर कंट्रोल रखना है, धारा पर क्या बेटे कंट्रोल रखना है, धारा अचानक से बढ़ ना जाए। तो धारा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रतिरोध R का यूज़ कर लेते हैं इसमें। क्लियर, आई होप सवाल समझ में आया होगा। इसको राइट करो फिर हम नेक्स्ट हम करते हैं। तो बेटा अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको समझा करके पूरा सोल्यूशन दूंगा ईजी वे में, समझ लो। पहले समझ लो बेटा, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। किसी पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी यंत्र व्यवस्था में 1.25 वोल्ट वैद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सिंपल क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से समझ लो। गिवन वैल्यू राइट कर दो बस, फिर देखो आपको आंसर कैसे मिलता है फटाफट। तो हमें क्या दे रखा है, पहले विद्युत वाहक बल दे रखा है E1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बेटे, 1.25 है, 1.25 वोल्ट गिवन है E1 की वैल्यू। उसके बाद क्या दे रखा है, बिंदु संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। L1 लंबाई क्या है, L1 कितने सेंटीमीटर पर, 35 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है संतुलन बिंदु। उसके बाद क्या गिवन है कि अगर सेल को
इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर बनता है। मतलब दूसरी जो लंबाई है L2 वो कितनी है, 63 सेंटीमीटर है। जब हम क्या कर रहे हैं, इस सेल को दूसरे सेल से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो दूसरे सेल का विद्युत भागबल कितना होगा, E2 पूछा है। सिंपल सवाल है बेटे, बहुत ईजी सवाल है। देखो कितने मजेदार सवाल है। हमसे क्या गया था, हमसे कहा गया था कि भाई एक सेल है जिसका विद्युत भागबल कितना 1.25 वोल्ट है ना, और उसका जो संतुलन बिंदु है वो कितनी दूरी पर है, 35 सेंटीमीटर पर। L1 संतुलन बिंदु की दूरी को किससे दर्शा रहे हैं, L1 से। फिर कह रहा है कि अगर इस सेल को दूसरे सेल से एक्सचेंज कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु हमें मिलता है, यानी कि संतुलन बिंदु की जो दूरी है, लेंथ है, वो कितनी दूर है, 63 सेंटीमीटर। तो दो दूरियां हो गई, एक को L1 दूसरे को L2। अब दूसरे सेल का विद्युत भागबल पूछा है। सिंपल सवाल है बेटे। फॉर्मूला हम पोटेंशियोमीटर में आपने डराइव किया होगा, फॉर्मूला नहीं किया होगा तो याद रखो बेटे, फॉर्मूला होता है E1/E2 बराबर L1/L2। सिंपल, E1/E2 बराबर L1/L2 मान रख लेंगे। फॉर्मूला याद रखो, सिंपल फॉर्मूला, कोई भी याद रख सकता है आराम से मान रखने पर। तो मान रख लेते हैं E1 का मान कितना है, 1.25। E2 हमें बेटा फाइंड करना है। L1 की वैल्यू कितनी है, 35, और L2 कितना, 63। सिंपल, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो E2 की गुणा 35 से कर लो तो 35 E2 हो गया। 63 की गुणा 1.25 से कर लो तो 1.25 गुणा 63 हो गया। अब ये 35 बट्टे में आ जाएगा। E2 बराबर 1.25 गुणा 63 और बट्टे में क्या आ गया बेटे, 35, है ना। अब देखो क्या करना है, इसको 5 से हम रिड्यूस कर सकते हैं ना आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो E2 बराबर देखो जरा ध्यान से, 7 से काट लो, 7 निम 63 और 7 पंजे 35। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1.25 गुणा में है 9 और बेटे बटे में रह गया सिर्फ 5। 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। देखो पॉइंट 2 के बाद है, 2 के बाद रहना चाहिए। तो E2 बराबर हमारा कितना होगा, 0.25 गुणा 9। 9 से गुणा कर दो बेटे, E2 फटाफट से निकल के आएगा। तो 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2.25 वोल्ट हमारा आंसर आ चुका है। तो दूसरे सेल का जो विद्युत भागबल है वो कितना होगा, 2.25 वोल्ट होगा। इजी, यस, राइट करो इसे। फिर नेक्स्ट और लास्ट सवाल करते हैं इस चैप्टर का। ओके बेटा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व, तीसरे चैप्टर का 13वां सवाल। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है सवाल। सवाल में कहा गया हमसे, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में 8.5 × 10⁻28 घन मीटर है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे में दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.0 × 10⁻⁻6 वर्ग मीटर है और इसमें 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पीयर। तो देखो सवाल को समझने के लिए इधर आ जाओ जरा, मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये कह रहा है कि हमें एक चालक गिवन है, एक चालक, हमारे पास एक चालक है, सपोज करो एक चालक है और इस चालक को हमने जोड़ रखा है किसी विद्युत स्रोत द्वारा। इस चालक की लंबाई भी हमें गिवन है बेटा, चालक की लंबाई भी हमें गिवन है। चालक की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, फिलहाल L से दर्शाते हैं, है ना। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही तो होगा, ये जो सिरे हैं ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसे किस दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं। अब चालक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन को इसे दर्शाते हैं, ये प्लस ये माइनस। तो ये सिरा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सिरा क्या हो जाएगा, माइनस। अब जब हम बैटरी से करंट प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे की ओर आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस धनायन है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और माइनस प्लस के बीच होता है अट्रैक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है तो उसकी जो चाल होती है, उसका जो वेग होता है, उस वेग को कहते हैं बेटे हम अनुगमन वेग। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कह लो, अनुगमन वेग कह लो या अपवाह वेग कह लो, एक ही बात है, अपवाह वेग। अब पूछा क्या गया, अब सवाल में ये पूछा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा, वो समय पूछा बेटे हमसे। क्लियर, ठीक है बेटा। तो मैं पहले गिवन वैल्यू लिख लेता हूं, जो हमें गिवन वैल्यू है, गिवन दैट। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। रिंग खत्म हो गई इसकी, कोई से क्या गिवन है बेटा, हमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से डिनोट करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉनों का घनत्व हमारे पास कितना है बेटा, 8.85, नहीं, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, यस, 8.5 गुणा 10⁻28 इतने इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि 3 मीटर लंबा तार है। तार की लंबाई कितनी है, L, तार की लंबाई है 3 मीटर। कितना बेटा, चालक की लंबाई कितनी है, 3 मीटर।
उसके बाद क्या गिवन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए से दर्शा रहे हैं ना, तार की जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल या चालक की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, एरिया वो हमें गिवन है कितना, 2 गुणा 10⁻⁻6 वर्ग मीटर। उसके बाद ये कहा गया है कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी, 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। बेटा कितनी, 3 एम्पियर। तो विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं 3 एम्पियर। अब हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में कितना समय लगेगा, टाइम। इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह वेग करने में या अपवाह वेग द्वारा आने में, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसे अपवाह वेग बोलते हैं बेटे। कब, जब किसी चालक के सिरों को हमने विभव दे दिया जाता है या बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब। अदरवाइज रैंडम मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर या धातु के अंदर, आप जानते हैं इस बात को। अब हमें चाहिए एक फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से हम सवाल को कर देंगे बहुत जल्दी सॉल्व। तो मैं आपको एक ईजी सा फॉर्मूला समझाऊंगा बेटे, जिसे आप आराम से यूज़ करेंगे और ट्रिक से याद कर लेंगे और सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला होगा हमारा, वैसे ड्राइव कर सकते हो आप इधर उधर करके, टाइम लगाओगे टाइम खर्च होगा। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लेना है, T बराबर NEAL नील अपॉन आई। फॉर्मूला क्या लगाओगे, T बराबर नील आई, नील साइंटिस्ट थे ना, यस। तो T बराबर NEAL अपॉन आई, नील आई 3-4 बोलो याद हो जाएगा, 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे बेटा, और इसे यूज़ कर कर हम इसका आंसर ले आएंगे टाइम का। तो मैं वैल्यू ऐड कर लेता हूँ बेटा, मान यहाँ रख लेते हैं, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान रखने पर T बराबर बेटा n की वैल्यू कितनी है, 8.5 × 10⁻28, ईजी। उसके बाद बेटा E की वैल्यू, E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट है, क्योंकि न्यूनतम आवेश की जो क्वांटिटी होती है ना वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, जिसे हमने क्या किससे दर्शाया, इलेक्ट्रॉन द्वारा दर्शाया। तो कह लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह लो, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर गुणा ले लेंगे बेटा, एरिया कितना हमारे पास, ये है 2 × 10⁻⁻6। उसके बाद क्या हमारे पास L, तो L है लंबाई तार की कितनी है, 3 मीटर, 3 लगा दो बस बेटे। अब बटे में क्या लगाना, I का मान, I का मान कितना है, I का मान 3 एम्पियर। लो भाई हो गया सवाल, 3 से 3 गया। अब देखो कितनी जल्दी आंसर निकल कर आएगा बेटे। पहले हम अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, 8.5 गुणा 1.6 गुणा 2 और घातों को लगा दो बेटे पीछे, 28, 19, 6। पहले तो 10⁻28 लिख दो आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से लिखना है, आराम से करना है। और ये 19 और 6 घाते जोड़ो बेटे, कितनी घाते हो गई, 19 और 6, 19 और 6 हो गई 25 घाते माइनस की, क्योंकि माइनस की घातें तो चिपकती हैं यानी कि जुड़ जाती हैं। देखो ये हो गया, यस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, राइट है, घाते भी हमने कर लिया एडजस्ट। टी को जरा थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो अगेन क्या लिखेंगे, टी बराबर, इनकी तो हमने गुणा कर देनी है, कर दें गुणा, कर दें, चलो पहले इसकी करो। 2 पंजे गुणा कहीं से भी कहीं तक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, पॉइंट 1 के बाद लगा दिए तो 17 हो गया। अब क्या बचा, 1.6 बचा ना, इसकी गुणा हमने किस में की है, इसमें, किसी में भी गुणा कर सकते हो, बस देखना आपको जल्दी कहाँ आंसर आने वाला है। तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हो गया, 1.6 को ऐसे लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, 28 में से 25 घाते घटाऊंगा, कितनी घाते बची, 3 बची सर, यस 3 बची। अब देखो टी बराबर 17 गुणा 16 से आराम से हो जाएगी, 16 का पाड़ा तो पता ही होगा आपको, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 हासिल लगे 11, 16 कम 16, 16 में बेटे 11 ऐड कर दो। तो जब 16 में आप 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो 16 में 11 ऐड करके देखो, तो 7 और 2 27 हो गया ना। 16 में 11 ऐड करके बेटे 6 और 1 7, हाँ 27 हो गया। अब देखो पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 1 के बाद आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो खत्म है ना, तो 0 को हटा सकते हो आप, 1 के बाद पॉइंट आ रहा है, ये आ गया पॉइंट, 10 की घात कितनी है 3, ठीक है। तो बेटा इतना हमारा समय आ गया। अब चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसे आप ऐसा कर सकते हो, टी बराबर पॉइंट को 1 अंक आगे ले आओ, 2.72, घातें कितनी हो जाएंगी, जब पॉइंट 1 अंक आगे जाएगा तो घातें हो जाएंगी बेटे 4, कितनी 4। तो ये हमारा सेकंड में आंसर आ गया। इतना समय लगेगा, इतने सेकंड का समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में। आई होप समझ में आया होगा। देखो यहाँ समय भी फाइंड हो गया बहुत इजी वे में, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर के न्यूमेरिकल होते हैं आज फिनिश, और अब न्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, ठीक है, पता है ना आपको, देख रहे हो ना वीडियो, यस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।